3248P1। इसके हम एक्सरसाइज नंबर 5 आज करने जा रहे हैं, जो कि फंक्शनल प्रोज का टाइटल रखती है और ये इस पेपर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हमारा P1 मुकम्मल हो जाएगा और आज हम देखते हैं कि इस एक्सरसाइज को हम किस तरह सॉल्व करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर फंक्शनल प्रोज, जिसमें सिर्फ ईमेल लिखना ही शामिल नहीं है बल्कि रिपोर्ट राइटिंग, किताब पर तबसरा और दरख्वास्त वगैरह भी शामिल हैं। P1 का टाइटल रीडिंग एंड राइटिंग है। इसका दौरानिया 1 घंटा 45 मिनट है। टोटल मार्क्स 50 हैं। कुछ चीज़ें दोहरा लेते हैं कि इस पेपर के तमाम सवालात हमने हल करने होते हैं। जवाबात क्वेश्चन पेपर पर दी गई जगह पर लिखने होते हैं। किसी भी किस्म का इरेज़र पेन या करेक्शन पेन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। पेपर में डिक्शनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी बार कोड के ऊपर नहीं लिखा जाता। इस पेपर में 5 एक्सरसाइजेज शामिल हैं, जिनमें से एक्सरसाइज 5 हम करने जा रहे हैं जी। ये 14 नंबर का सवाल है। अमूमन फंक्शनल प्रोज जो है उसको ईमेल राइटिंग समझा जाता है। तो हम देखते हैं कि ये 14 नंबर इसमें डिवाइड कैसे किए गए हैं कि जो मवाद यानी कंटेंट है उसके 6 नंबर हैं और ज़ुबान या अंदाज़े तहरीर के 8 नंबर हैं। अहम बात यह कि कैंडिडेट को दिए गए मौजू पर 150 अल्फाज पर मबनी रस्मी नोयत की एक फंक्शनल प्रोज जो है वो तहरीर करनी होती है। इस तरह की तहरीर में ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, किताब पर तबसरा और दरख्वास्त वगैरह शामिल है। इस हवाले से क्वेश्चन पेपर में कुछ इशारे या पॉइंट्स या निकात आप कह सकते हैं वो दिए जाते हैं, जिनके मुताबिक हमने लिखना होता है। ये पेपर का सवाल नंबर 21 है। इस वीडियो में ईमेल की तफसील ज़्यादा है क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्पेसिमेन पेपर में ईमेल की मिसाल दी गई है। ताहम बाकी इक़साम के मुतालिक भी जो है वो हम जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ईमेल राइटिंग के असूल क्या हैं जी। एक बुनियादी बात कि हमने सवाल या इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ना है और जो पॉइंट्स या इशारे हमें दिए गए हैं उन पर गौर करना है। फिर ईमेल लिखने के लिए अमूमन 3 इशारे दिए जाते हैं और उन इशारों का क्या होता है कि हर इशारे के 2 नंबर होते हैं और अगर हम तीनों इशारों को अपने कंटेंट में शामिल करते हैं तो हम 6 नंबर उस कंटेंट के बासानी ले सकते हैं। और हमारी ईमेल जो है वो 150 वर्ड से कम और 180 अल्फाज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जवाब तहरीर करते हुए इशारात या पॉइंट्स की तरतीब जो है उनको तब्दील हम नहीं कर सकते। फिर जिस मकसद के लिए ईमेल लिखी जाए उसके मुताबिक ही अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। और जिसके लिए ईमेल लिखी जाए, जिस मकसद के लिए लिखी जाए, अल्फाज भी उसी के मुताबिक होने चाहिए। इमला और ज़ुबान की गलतियों से बचने की पूरी कोशिश करनी है। हमारे सामने एक्सरसाइज नंबर 5 है जो मैंने स्पेसिमेन पेपर से ली है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दूँगी। सवाल नंबर 21 है कि आपने हाल ही में किसी अजनबी की मुश्किल वक्त में मदद की है। अपने दोस्त या अपनी सहेली को इस तजुर्बे के बारे में एक ईमेल लिखें। अब ईमेल लिखते हुए मुंदरजा झैल निकात ज़रूर शामिल करें। सबसे पहला ये कि ये वाक़या कब और कहाँ पेश आया। दूसरा, आपने अजनबी शख्स की कैसे मदद की। तीसरा, अजनबी शख्स ने आपका शुक्रिया कैसे अदा किया। और ये ईमेल 150 वर्ड्स में होनी चाहिए। अब अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से अच्छे अल्फाज में डिलीवर कर पाते हैं अपने कंटेंट में तो हम कंटेंट के 6 नंबर बासानी ले सकते हैं। अच्छा जी, ईमेल जो है वो 2 तरह की होती है, रस्मी और गैर रस्मी। देख लेते हैं कि ये जो हमें दी गई है ये गैर रस्मी है और गैर रस्मी जो है वो हम अपने जानने वालों को लिखते हैं, अपने दोस्त, अहबाब, बहन भाई, पेरेंट्स वगैरह। जबकि जो रस्मी ईमेल है वो किसी भी जो है पेशा वराना उस मकसद के लिए और किसी ख़ास मकसद के लिए लिखी जाती है। जैसे हम किसी अखबार के एडिटर को लिख रहे हैं, बल्दिया के अफसर को लिख रहे हैं, तो वो उस तरह से लिखी जाती है। अब देखते हैं कि इस गैर रस्मी ईमेल को हम किस खाके या किस पैटर्न के तहत लिख सकते हैं। हमारे सामने खाका बनेगा जी। सबसे पहले जिसको ईमेल लिखनी है उसका ईमेल एड्रेस ये एरो के साथ आप देख सकते हैं कि 2 के सामने आएगा, यूँ, ये एक फ़र्ज़ी ईमेल एड्रेस है। फिर ईमेल का मौजू यानी सब्जेक्ट आप एरो देख सकते हैं यहाँ आएगा, जैसे हमें दिया गया था एक्सरसाइज में कि किसी अजनबी की मदद का अहवाल। फिर अलकाब, अलकाब कहते हैं किसी को मुखातिब करने को, तो हम लिख सकते हैं प्यारे दोस्त या प्यारी सहेली। फिर सलाम यानी अस्सलाम वालेकुम। फिर ईमेल लिखने का मकसद यानी हम आगाज़ कैसे करेंगे कि मेरा ये ईमेल लिखने का मकसद ये है
या मैं ये ईमेल इस मकसद से लिख रहा हूँ, या मैं ये ईमेल इस मकसद के लिए लिख रही हूँ। इस तरह से हम जो है वो करेंगे। फिर उसके बाद दिए गए 3 निकात जो हैं वो पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे। अब ये बात अहम है कि हमने उन तीनों निकात को पैराग्राफ में कनेक्टेड रखना है, और हम ये एक पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं और 3 पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं, हमें एरो भी बता रहा है कि इख्तितामी जुमले और या लिखने वाले का जो नाम वगैरह है वो किस तरह आएगा, आपका दोस्त या आपकी सहेली, और फिर जो भी आपका नाम है, जैन है, जरीना है, अलिफ बे जीम की जगह पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट राइटिंग की तरफ, जो फंक्शनल प्रोज की एक दूसरी किस्म है। रिपोर्ट ऐसा मजमून या बयान होता है जिसमें किसी सूरत हाल या वाक़े से मुतल्लिका हक़ाइक़ यानी उससे रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं उनको रिसर्च के बाद, तहकीक के बाद बयान किया जाता है। इसके अहम एलिमेंट्स, अनासिर क्या हो सकते हैं कि रिपोर्ट किसने लिखी, किसके लिए लिखी, किस मौजू पर लिखी और किस तारीख को लिखी। ये बातें अहम है इसकी। फिर देखते हैं कि रिपोर्ट निगारी जो है वो किस पैटर्न के तहत आएगी। सबसे पहले आगाज़, जिसमें हम मौजू का तारुफ़ कराते हैं। फिर हमारा नफ्से मज़मून या मतन या मवाद या कंटेंट, जिसे हम कहते हैं कि मतन में मज़मून की तर्ज पर मौजू से मुतल्लिका मालूमात और हक़ाइक़ तहरीर किए जाते हैं। इसमें हम जो है वो रेफरेंस भी दे सकते हैं, जो है फैक्ट्स के वो भी बता सकते हैं, कोई सबूत हमारे पास है, कोई एविडेंस है, कोई एग्जाम्पल है, वो भी हम बता सकते हैं इस पैराग्राफ में। फिर इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। रिपोर्ट के इख्तिताम में तजावीज़ दी जाती हैं, सजेशंस दी जाती हैं। रिपोर्ट राइटिंग के कुछ असूल जो हैं उनको देख लेते हैं। रिपोर्ट में हक़ाइक़ यानी फैक्ट्स बयान किए जाते हैं, लिहाजा ज़ाती राय या ओपिनियन जो है वो हम नहीं देंगे। जी सॉरी, वो स्क्रीन से चला गया था। दूसरी बात ये कि हक़ाइक़ के लिए हवाला जात या सबूत जो है वो हम तहरीर करेंगे अपनी रिपोर्ट में। फिर रिपोर्ट को हम ख़त, मज़मून या किसी फॉर्म की सूरत में तहरीर कर सकते हैं। और अहम बात ये कि हमने इमला या ज़ुबान की गलतियों से बचने की पूरी कोशिश करनी है। और रिपोर्ट जो है उसको वो कितनी तवील हो उसका इन्हसार इस बात पर है कि मौजू जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो किताब पर तबसरा लिखना। किताब पर तबसरा जो है ये भी फंक्शनल प्रोज का एक अहम जो है वो है हिस्सा है, या हम इसको किस्म कह सकते हैं। कोई भी किताब हमने पढ़ी, उस पर रिव्यू दिया, बुक रिव्यू जिसे आप कहते हैं, तो इसके कुछ असूल देख लेते हैं। सबसे पहले हम किताब का नाम और मुसन्निफ़ के बारे में तहरीर करेंगे। फिर उसके बाद हम किताब में हमें क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा ये भी हम तहरीर कर सकते हैं। और किताब का जो कंटेंट है उसके बारे में मुख्तसर लिखेंगे, बेजा तफसील में हम नहीं जाएंगे। फिर दिए गए जो इशारे या पॉइंट्स, नकात होंगे उनको भी हमने जहन में रखना है ताकि हम उनके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट लिखें। और फिर वही बात कि इमला की और ज़ुबान की गलतियों से हमने बचने की कोशिश करनी है। आगे चलते हैं दरख्वास्त की तरफ। दरख्वास्त जो है वो एक ऐसी तहरीर होती है जो किसी ओहदेदार के नाम किसी ख़ास मकसद के लिए लिखी जाती है। तो इसके असूल कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जिसे दरख्वास्त लिखना मकसूद हो उसका ओहदा और पता वगैरह तहरीर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम लिख रहे हैं बख़िदमत जनाब अफसर बल्दियात साहब लाहौर, तो हमने उनका नाम पता दोनों लिख दिए। और फिर हम दूसरी जो सतर है, दूसरी जो लाइन है, उसके आगाज़ में जनाब अली लिखते हैं, सेंटर में भी लिख सकते हैं जनाब अली। स्पीच मार्क्स में आप देख सकते हैं कि हम जनाब अली कैसे लिखते हैं। फिर तीसरी जो लाइन है उसमें हम आगाज़ इस तरह करते हैं कि हम कहते हैं गुजारिश है कि, या इल्तमास है कि। गुजारिश या इल्तमास रिक्वेस्ट को कहते हैं। तो ऐसे अल्फाज से हम शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमें इशारे या पॉइंट्स निकात दिए गए हैं उनके मुताबिक हम अपना मकसद वाज़े करते हुए अपना मतन या अपना कंटेंट तहरीर करते हैं। और जो एक बात अहम है कि हमने दरख्वास्त में मुख्तसर बात करनी होती है।
टू द पॉइंट बात करनी होती है, बेजा उसको तवील नहीं करते, उसको गैर ज़रूरी लंबा नहीं करते। और जब हम दरख्वास्त का इख्तिताम करते हैं तो हम अल-अर्ज़ लिख कर उसके नीचे अपना नाम और तारीख़ वगैरह लिख देते हैं। ये सब हमारे P1 की एक्सरसाइज नंबर 5 में शामिल चीज़ें थी। आप इनकी प्रैक्टिस करें और कहीं पे कोई दिक्कत पेश आती है तो कमेंट्स में मुझसे बात कर लें। हम उसके अकॉर्डिंग जो है उस दिक्कत को, उस मुश्किल को हल कर लेंगे। P1 मुकम्मल हो चुका है। गुड लक।